नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज़ बुलेटिन आदिवासी डेली। मैं हूं अनीता और आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के सतना में घट रही है आदिवासियों की जमीन, तो सिवनी में क्यों पेड़ काट रहे हैं आदिवासी, झारखंड में क्यों विवादों में है संथाल आदिवासियों की माझी हड़म की परंपरा और मणिपुर के मैती पंगल समुदाय का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। वहीं आईआईटी बॉम्बे को पड़ी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की फटकार। अस्मिता और अधिकार में बताएंगे खजुराहो के आदिवासी वर्त संग्रहालय के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मध्य प्रदेश के सतना में घट रही आदिवासियों की जमीन, 2 दशक में 414 हेक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बेची। मध्य प्रदेश के सिवनी में आदिवासियों ने 3 हेक्टेयर में जबरन काटे पेड़ पौधे, कहा खेती के लिए चाहिए जमीन। मणिपुर के मैती पंगल समुदाय का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग। कैंपस में आरक्षण विरोधी स्टूडेंट काउंसलर मामले में आईआईटी बॉम्बे को पड़ी फटकार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा 30 दिन में सौंपे रिपोर्ट। और एमबीबी पोल में झारखंड में वंशानुगत प्रधान यानी माझी हड़म की नियुक्ति की वैधता पर करेंगे चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से और खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आदिवासियों की जमीनें लगातार घटती जा रही हैं। खबरों के मुताबिक 20 सालों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 414 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें घट गई हैं और ये जमीनें गैर आदिवासियों को बेची गई हैं। खबरों के मुताबिक जिले में आदिवासियों की ज्यादातर जमीनों पर खदानों का काम किया जा रहा है या फिर इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। खबरों में छपे आंकड़ों को देखें तो सतना जिले में साल 2010 की कृषि संगणना में आदिवासी किसानों के पास कुल 29,672 हेक्टेयर जमीन थी, लेकिन 2015 की संगणना में ये जमीन घटकर 29,527 हेक्टेयर हो गई, यानी 5 साल में 145 हेक्टेयर या कहें कि 358 एकड़ से ज्यादा जमीन घट गई। इसके बाद साल 2020 में ये संगणना पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जानकारों का मानना है कि 2015 से 2020 के बीच ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। साल 2004 से अब तक 400 से ज्यादा आदिवासियों की 414 हेक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बिक चुकी है। इसमें भी सबसे ज्यादा यानी 91 आदिवासियों की करीब 74 हेक्टेयर जमीन साल 2009-10 में बेची गई। वहीं साल 2010-11 में 80 आदिवासियों की 72 हेक्टेयर जमीन और साल 2006-7 में 47 आदिवासियों की 39 हेक्टेयर जमीन, जबकि साल 2022-23 में 25 आदिवासियों की 31 हेक्टेयर जमीन बेची गई। खबरों के मुताबिक इन लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए गैर आदिवासियों को ये जमीनें बेच दी। कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आदिवासियों ने शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कारोबार या अन्य जरूरतों के लिए अपनी जमीनें गैर आदिवासियों को बेची हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन जमीनों को लिया है उन्होंने इससे करोड़ों कमाए हैं। कुछ जमीनों पर कारोबारियों ने प्लॉट काट दिए हैं तो कहीं इन जमीनों पर बड़े पैमाने पर खदानों का संचालन किया जा रहा है। आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति कलेक्टर देते हैं। अनुमति देने के पहले कलेक्टर इसका पर्याप्त आकलन करते हैं कि क्या वास्तव में जमीन बेचना आदिवासी के लिए जरूरी है। एक तरफ जहां देश के आदिवासी अपनी जमीन के हक के लिए लड़ रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें अपनी जमीन यानी कमाई और जीवन यापन का साधन ही बेचना पड़ रहा है। और अब मध्य प्रदेश से ही एक और खबर। प्रदेश के सिवनी जिले में सैकड़ों आदिवासियों ने अवैध रूप से बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया और 3 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान जब फॉरेस्ट रेंजर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भी वो नहीं रुके। आदिवासियों ने कहा कि वो इस जमीन पर खेती करेंगे। आदिवासियों का कहना है कि जैसे जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें अपने परिवार को खिलाने के लिए, फसल उगाने के लिए जमीन की जरूरत है
लोगों ने बताया कि वो 2 दिन पहले नर्मदापुरम के कलेक्टर से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। इन लोगों ने रेंजर से कहा कि कलेक्टर जब मौके पर जाएंगे तो उनसे बात की जाएगी। आदिवासियों ने अधिकारियों को 2 दिन की मोहलत दी है। आपको बता दें, सरकार ने 2018-19 में 1 करोड़ रुपए खर्च कर झाड़बीड़ा इलाके में 462 नए पौधे लगाए थे। और अब चलते हैं मणिपुर। मणिपुर के मैती पंगल समुदाय ने भारतीय संविधान की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग तेज कर दी है। इस मांग को लेकर बुधवार को मैती पंगल समुदाय के लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। मैती पंगल अनुसूचित जनजाति मांग समिति यानी MPSTDC के बैनर तले ये धरना दिया गया। दरअसल ये समुदाय पिछले कुछ समय से मणिपुर में आंदोलन कर रहा है। MPSTDC के मुताबिक उनके समुदाय की पहचान और अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए वो अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होना चाहते हैं। MPSTDC मणिपुर के संयोजक इस्लाम मक्काचा ने कहा कि ये उनकी दशकों पुरानी मांग है, जिसके लिए वो पहले भी सरकार के कई शीर्ष पदाधिकारियों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। मक्काचा ने कहा, मणिपुर का मैती पंगल समुदाय देश में आदिवासी समूहों की पहचान करने के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले मानदंडों को पूरा करता है, जैसे कि आदिम लक्षण, विशिष्ट संस्कृति और भौगोलिक अलगाव। धरना देने से पहले समिति के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग के संबंध में जनजातीय मामलों के मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को ज्ञापन भी सौंपा। और अब बात करते हैं IIT बॉम्बे की। देश के शीर्ष शिक्षण संस्थान IIT बॉम्बे में 18 साल के दर्शन सोलंकी की आत्महत्या का मामला देश में सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले की जांच चल रही है। इस मामले के बाद से कैंपस में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उसके लिए होने वाली काउंसलिंग चर्चा में आ गई है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने IIT बॉम्बे को फटकार लगाई है। आयोग ने संस्थान से पूछा कि उसने जातिवादी भावना वाले काउंसलर को कैंपस में SC/ST सेल के साथ काम जारी रखने की अनुमति क्यों दी। दरअसल साल 2022 में कैंपस में एक छात्र संगठन अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल के सदस्यों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से शिकायत की थी, जिसमें छात्रों ने आरोप लगाया था कि कैंपस में कोई भी छात्र काउंसलर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि से नहीं था। ऐसे में कई छात्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। छात्रों ने बताया था कि कैंपस में स्टूडेंट वेलनेस सेंटर के हेड काउंसलर ने जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने के लिए एक सार्वजनिक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। इसके बाद आयोग ने संस्थान से इस पर जवाब मांगा था। तब IIT बॉम्बे की तरफ से कहा गया कि काउंसलर को सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी पोस्ट से बचने के बारे में चेतावनी दी गई थी और तुरंत पोस्ट को हटाने के लिए कहा गया था। हालांकि काउंसलर ने संस्थान के SC/ST सेल और स्टूडेंट वेलनेस सेंटर के साथ काम करना जारी रखा। आयोग ने संस्थान के निदेशक सुभाशीष चौधरी और अन्य अधिकारियों को तलब किया था। बुधवार को ये लोग आयोग के सामने पेश हुए तो आयोग ने उनसे पूछा, क्या किसी ऐसे व्यक्ति को स्टूडेंट वेलनेस सेंटर और SC/ST सेल में काम करने देना बुद्धिमानी है, जो आरक्षण पर अपने विचारों और अपनी जातिवादी भावनाओं के बारे में इतना मुखर है। पैनल ने यह भी जानना चाहा कि कैंपस में सभी को संवेदनशील बनाने के लिए वास्तव में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए थे। इस पर रिपोर्ट देने के लिए संस्थान को 30 दिन का समय दिया गया है। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने अपने YouTube चैनल पर आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था, झारखंड हाईकोर्ट ने माझी परगना व्यवस्था को वैध करार दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये व्यवस्था आज के जमाने में प्रासंगिक है? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 2 ऑप्शन दिए थे। इसके जवाब में सबसे ज्यादा यानी 90% लोगों ने माना कि आदिवासी स्वशासन व्यवस्था ठीक है। वहीं 10% लोगों के मुताबिक आज के जमाने में
इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमने ये सवाल क्यों पूछा था? झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में वंशानुगत प्रधान यानी माझी बाबा या माझी हड़म की नियुक्ति को झारखंड हाईकोर्ट ने वैध बताया है। हाईकोर्ट ने इसे संथाल परगना एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल बताया। बुधवार को हाईकोर्ट की एक पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि संथाल परगना एक्ट यानी एसपीटी की धारा 5 और 6 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि बेटा और बेटी दोनों प्रधान नियुक्त हो सकते हैं। आपको बता दें, इस संबंध में अलमुनी हांसदा ने याचिका दायर की थी, जिसमें संथाल के आयुक्त के आदेश को चुनौती दी गई थी। आयुक्त ने एक आदेश में कहा था कि संथाल क्षेत्र में प्रधान की वंशानुगत नियुक्ति होती है, जो कि गलत है। प्रधान की नियुक्ति के लिए रैयतों की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। वहीं इस मामले में अब आदिवासी सेंगल अभियान इस फैसले में सुधार के लिए हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। खबरों के मुताबिक संगठन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। सेंगल अभियान का कहना है कि यह फैसला भारतीय संविधान के अनुकूल नहीं है। अभियान ने कहा कि चालू पारंपरिक वंशानुगत नियुक्ति से अनपढ़ और नशे में धुत रहने वाले लोगों के अलावा कभी कभी छोटे बच्चों को भी ग्राम प्रधान बना दिया जाता है। ये लोग किसी पर भी जुर्माना लगा देते हैं, किसी को भी डायन करार दे देते हैं, किसी भी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं, गैर कानूनी कार्यों और अपराधों को बढ़ावा देते हैं, चुनाव के समय तोल मोल करते हैं। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ झारखंड के मधुपुर से जुड़ रही हैं प्रोफेसर रजनी मुर्मू। रजनी जी, हमने अपने एमबीबी पोल में आज पूछा था कि जो माझी परगना व्यवस्था है, क्या वो अभी भी रेलेवेंट है या इसे बदल देना चाहिए। पोल का जो रिजल्ट आया उसमें करीब 90% लोगों ने माना कि ये व्यवस्था अच्छी है और इसको बनाए रखना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? उसमें आपको ये देखना चाहिए, बताना चाहिए कि जिन्होंने राय दी, 90% जिन लोगों ने राय दी, उनमें महिलाओं की संख्या कितनी रही होगी। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि उसमें अधिकतर पुरुषों की संख्या रही होगी, जिन्होंने ये कहा कि ये व्यवस्था रहनी चाहिए। ये व्यवस्था उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अब तक हमने यही देखा है कि महिलाओं के खिलाफ जो ग्राम व्यवस्था है, पारंपरिक ग्राम व्यवस्था है, उन्होंने हमेशा महिलाओं के खिलाफ फैसले लिए हैं। तो इस बारे में क्या उनका राय होगा, ये देखना होगा। जो एसपीटी एक्ट है या शेड्यूल 5 या पेसा कानून है, इन सब में ये प्रोविजन है कि जो ट्राइबल कस्टमरी लॉ हैं, आपकी परंपरा है आदिवासी समुदायों की, उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। उस नजरिए से आप देखें तो क्या कहेंगी? उस वक्त जो कस्टमरी लॉ को संरक्षित करने की बात की गई थी, वो बिल्कुल सही की गई थी और वो अब भी सही ही है। जिस मंशा से, जिस धारणा से उन्होंने कहा था कि हम कस्टमरी लॉ को आपको संरक्षित करेंगे, वो बिल्कुल सही था। लेकिन उनकी धारणा ये थी कि आदिवासियों की जो जीवन शैली है, पूरा 24 घंटे का, साल भर का, उस जीवन शैली को जीने का हक आदिवासियों को दिया जाए। उनपे कोई दूसरों की जीवन शैली, जो बहुसंख्यक जीवन शैली हमारे देश में हिंदुवादी संस्कृति है, उनसे बचाने के लिए वो कहा गया था कि आप अपने तरीके से अपना जी सकते हैं। मतलब कस्टमरी लॉ में आप कैसे खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, और स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो कैसा रहता है, ये सारा चीज, विवाह करने का जो तरीका है, वो सारा चीज वो सुविधा देता था कस्टमरी लॉ, कि आप इसके तहत अपने तरीके से शादी विवाह कर सकते हैं, जिंदगी गुजार सकते हैं, खान पान कर सकते हैं, पहनना ओढ़ना कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बिल्कुल सही था और अब भी ये सही है, कस्टमरी लॉ सही भी है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कस्टमरी लॉ, बाकी सारी चीजें तो लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया, धर्म तक लोगों ने बदल लिया, जीने का तरीका तक लोगों ने बदल लिया, लेकिन महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी परंपरा थी, उस चीज को लोगों ने बनाए रखा, नहीं बदला। और कहीं कभी मतलब बहुत सारे ऐसे हिंसक व्यवहार रहे हैं, कस्टम रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, या भेदभावपूर्ण व्यवहार रहे हैं, उनको समाज बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता है। और इस वजह से हम इसमें चाह रहे थे कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। कस्टमरी लॉ तो ठीक है, वो बना ही रहना चाहिए,
हर किसी को आप हिंदू रीति से शादी करने के लिए नहीं बोल सकते ना। आदिवासी अपने तरीके से शादी करेगा, अपने तरीके से खान-पान करेगा। तो कस्टमरी लॉ तो ज़रूरी है, लेकिन कस्टमरी लॉ अब सिर्फ़ महिलाओं तक सीमित रह गया है। तो ये इस पर समाज को सोचने की ज़रूरत है। रजनी जी, आप अक्सर इन मसलों पर लिखती हैं और बोलती हैं। आपने कहा कि ज़रूरी मसले हैं और समाज को इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगी, खास तौर पर महिलाओं के लिए जो कस्टमरी लॉ हैं? अम, देखिए कस्टमरी लॉ जो संविधान का जो 13(3) में जो संबोधित किया गया है कस्टमरी लॉ को, कि वो वैलिड है ना? 13(3) के तहत हम उसको वैलिड कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साथ में एक शर्त ये भी जोड़ी है कि कस्टमरी लॉ आपका तब तक वैलिड है जब तक वो किसी के मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार का हनन नहीं करता है। जैसे ही वो हनन करता है, वो इनवैलिड हो जाता है। उसका जो पावर है, पोजीशन है, वो खत्म हो जाता है। वहाँ पे फिर वो कानून काम करेगा, है ना? लॉ एंड ऑर्डर काम करेगा। तो ये चीज़ लोग नहीं समझ पाते। वो सोचते हैं कि हर चीज़ को हम लोग अब कस्टमरी लॉ के हिसाब से पहले जो चल रहा था, उसी हिसाब से चलाएँगे। हम हमारे पास वो पावर है क्योंकि संविधान ने भी इसको कोट किया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो उनको पता था कि कुछ कस्टम ऐसे हैं जो मानव विरोधी हैं, मानव के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि आप अगर गलत करते हैं, किसी का अधिकार का हनन करते हैं, तो वो आपका शून्य हो जाएगा कस्टमरी लॉ। तो ये चीज़ जो भी आज कस्टमरी लॉ की लड़ाई लड़ रहे हैं या उनके फ़ेवर में बोलते हैं, तो वो बोलते तो हैं कि कस्टमरी लॉ हमारे पास है, हमको अधिकार मिला हुआ है उस लॉ को फ़ॉलो करने का। लेकिन वो ये बोलना भूल जाते हैं कि कस्टमरी लॉ जितने भी थे पहले जिसमें महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है, वो वैलिड नहीं होगा। उस चीज़ का वो ज़िक्र करना ज़रूरी नहीं समझते क्योंकि कस्टमरी लॉ की लड़ाई जो भी लोग लड़ रहे हैं, वो पुरुष लोग लड़ रहे हैं और उनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं है ना? महिलाओं के बारे में वो नहीं सोचते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि हम लोगों को कस्टमरी लॉ के तहत 2-2 शादियाँ करने का अधिकार है। हम लोग बेटियों को प्रॉपर्टी राइट नहीं देंगे कस्टमरी लॉ के तहत, है ना? तो ये जो कहते हैं वो ऐसा कुछ तो है नहीं। कस्टम क्या है? कस्टम तो हमेशा चेंज होते रहता है, कस्टम हमेशा बनते रहता है। ऐसा कुछ क्योंकि हमारे पास तो कुछ लिखित भी तो नहीं है ना। कस्टम कोई भी चीज़, कोई भी व्यवहार अगर हम रोज़ करते हैं और वो हमारी हैबिट बन जाता है, हमारा स्वभाव बन जाता है, तो ये बाद में कस्टम बन जाता है। तो कस्टम की तो यही परिभाषा है। उस परिभाषा के आधार पे चीज़ें बदलनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ जो भी कस्टम है, वो बदलने ही चाहिए समय के साथ। रजनी जी, हमारी टीम अभी कुछ दिनों पहले त्रिपुरा में थी और वहाँ हमने देखा कि कुछ आदिवासी समुदायों ने अपने जो सामाजिक संगठन हैं, जो कस्टमरी लॉ को फॉलो कराते हैं, उनको लोकतांत्रिक किया है। लेकिन झारखंड हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वहाँ आदिवासी समुदायों में इस तरह की चर्चा भी लोगों को नाराज कर देती है। क्या वजह है इसकी? देखिए त्रिपुरा की जहाँ आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैं कहूँगी कि आदिवासी काफ़ी शिक्षित है और वो सारा कुछ वो खुद ही करते हैं, खुद लीड करते हैं, है ना? वहाँ वो खुद डोमिनेट कर रहे हैं अपने राज्य को। वो खुद तय कर रहे हैं, उन पे कोई हावी नहीं हो रहा है। तो उनको मौका मिला कि जब सब कुछ सारा कुछ हम लोगों को ही करना है, तो हम लोगों को अपने घर को, अपने सोसाइटी को ठीक करना है। तो उन्होंने वो किया। लेकिन झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सिचुएशन अलग है। यहाँ पे कहीं न कहीं आदिवासी जो है, आदिवासी समुदाय है, वो दमित है अभी भी। वो लड़ रहा है ना? जिसको हम लोग दीकू बोलते हैं, दीकू से स्ट्रगल कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीने के लिए। तो उनको लगता है कि हमारे मामले में कोई दखल ना दे। उनको वो टची टाइप के हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं हर बात को लेकर के। तो इनको लगता है कि कस्टमरी लॉ में भी अगर कुछ सुधार होता है तो भई हमारा अधिकार जो है, हमारा जो जीवन शैली है वो खत्म होगा। तो यहाँ पे इनको वो सोचने का नहीं मौका मिल रहा है कि हम लोगों को अब अपने तरीके से अपने घर में सोचना है, बनाना है, चीज़ों को ठीक करना है। वो अब भी लगातार अपने शोषकों के खिलाफ या जो भी पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो उनकी सारी एनर्जी उसी में चली जा रही है। आप झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए या उड़ीसा भी अगर आप देखें, तो यहाँ पे ये कंडीशन है। इस वजह से लोग सोच नहीं पा रहे, उनकी लड़ाई बाहरी लोगों के साथ ही है। अपने अंदर में सुधार करने के लिए उनको समय नहीं मिल रहा है सोचने का, मुझे जहां तक महसूस होता है। रजनी जी, आपने जो कहा कि जो मसले हैं सरकार से लड़ने के, अपनी पहचान का मसला है, संवैधानिक अधिकार का मसला है, जब इन लड़ाइयों को देखते हैं तो अक्सर ये देखते हैं कि आदिवासी औरतें बड़ी तादाद में इन आंदोलनों में नजर आती हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है कि महिलाओं को जितना ज्यादा लीडरशिप में लाया जाएगा उतना आदिवासियों को फायदा होगा। देखिए, आपने ही कहा ना कि समाज क्यों नहीं चाहता है कि महिलाएं जो है, अब भी मतलब हम लोग यही सोच रहे हैं कि समाज का उद्धार करना है तो हम लोगों को महिलाओं को आगे करना चाहिए। जैसे कि एक कहावत भी है कि एक महिला अगर पढ़ेगी तो वो पूरे परिवार को पढ़ाएगी, पूरी पीढ़ी को पढ़ाएगी, उनकी सारी पीढ़ियां जो है वो शिक्षित हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि ये नजरिया, ये गांधी जी का ही डायलॉग था कि एक महिला पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, पीढ़ी पढ़ेगा। तो मुझे ये थोड़ा सा समस्याजनक लगता है ये विचारधारा भी महिलाओं के लिए। यहाँ पे भी समाज का फायदा या पीढ़ियों का फायदा देखा गया, महिलाओं के बारे में यहाँ भी नहीं सोचा जा रहा है। जब हम समाज में डेवलपमेंट की बात करते हैं, आंदोलनों की बात करते हैं, तो वहां भी हम यही कहते हैं कि महिलाएं किस तरह से समाज को सशक्त करने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। अगर हम महिला सशक्तिकरण के दिन या महिला दिवस के दिन भी इसी तरह की बातें होती है कि महिलाएं किस तरह से समाज को सशक्त कर सकती हैं, किस तरह से आंदोलनों में भाग लेंगी या किस तरह से अपने परिवार को शिक्षित करेंगी या घर को सजाएंगी, इस पे बात होती है। लेकिन बात होनी चाहिए कि महिलाएं खुद के लिए कब करेंगी। तो ये जो समाज है ये कभी सोचता नहीं है महिलाओं के बारे में कि उनकी क्या लाइफ है अपनी, वो किस तरह से सशक्त होंगी, खुद कब डिसीजन लेंगी। जैसे कि आपका भी काफी अनुभव रहा है नॉर्थ ईस्ट का, और हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में यही सुनते हैं कि वहाँ पे महिलाएं बहुत काम करती हैं, बाहर दुकान खोल के बैठती हैं, बिजनेस करती हैं। लेकिन बिजनेस करती हैं और फिर घर में भी जाके काम करती हैं, तो वो उनका एक तरह से सशक्तिकरण नहीं है, वो उसका दोहरा शोषण है। जब तक वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है पुरुषों के बराबर, प्रॉपर्टी पे उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, तो तब तक हम उसको सशक्तिकरण नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ यहाँ पे भी हम, जैसे आपने अभी कहा कि महिलाएं जो जब आंदोलनों में जाना होता है सबको, तो हसुआ लेकर के, कटारी लेकर के, तीर धनुष लेकर के, और कुछ तरह से उस तरह से प्रोग्राम भी किया जाता है कि महिलाओं को तीर धनुष चलाते हुए आप उसका फोटो दिखा रहे हैं। आप एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि महिलाओं को इस तरह से सशक्त होना चाहिए। लेकिन वो सशक्त किस लिए होना चाहिए? बाहरियों से लड़ने के लिए, है ना। हम कभी ये नहीं कहते कि घर में भी उनको लड़ना है अपने पिता से, भाई से, जो उनका अधिकार उनको नहीं दे रहे। ये चीज हम महिलाओं को नहीं सिखाते, हम सिखाते कि बाहरियों से लड़ना है। आपका घर में आपका शोषण हो रहा है तो वहां पे आप चुप रहिए। तो जब तक इस तरह की बातें नहीं होंगी महिला अधिकार को लेकर के, इस पे बात होना चाहिए। अपने आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के आदिवर्त गांव के बारे में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को छतरपुर जिले के खजुराहो में जनजातीय और लोक कला राज्य संग्रहालय सांस्कृतिक गांव आदिवर्त का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने ढोल बजाकर डांस भी किया। मुख्यमंत्री ने आदिवर्त पहुंचकर सबसे पहले बड़ा देव और बूढ़ी दाई की प्रतिमा को प्रणाम किया। पर्यटकों को मध्य प्रदेश के अंचलों और जनजातियों की सभ्यता और संस्कृति से परिचित कराने के लिए आदिवर्त गांव का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के अलग अलग लोक अंचल और जनजातियों के एक एक आवासों को निर्मित किया जा रहा है। इस संग्रहालय का पहला चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण में 7 जनजातियों के गांवों के परिदृश्य को शामिल किया गया है। संग्रहालय में फिलहाल प्रदेश की प्रमुख 7 जनजातियों गोंड,
बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल और सहरिया के आवास और जीवन के साथ पांचों सांस्कृतिक अंचल बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ और चंबल के जीवन और उपयोगी वस्तुओं को भी प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें, आदिवासी आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या में 1,53,00,000 से ज्यादा लोग आदिवासी समुदायों से हैं। ये जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का करीब 22% है। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल दें। अगर आप कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।